नमस्कार संदीप जी, वेलकम टू दिस सेशन। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन सिंह है एंड आई एम एन एकेडमिक एंड एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अ पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल फ्रॉम हरियाणा। कि बहुत सौभाग्यशील महसूस करता हूं कि आप हमारे बीच आए हैं एंड आपके व्यक्तित्व किसी तारीफ या किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बट यू हैव बीन योर ट्रैजेक्टरी थ्रू sports to politics and which has been brought very well through a movie as well, जो आपका इंट्रोडक्शन नेम भी है संदीप सुरमायाम से। You've been a former Olympian, a hockey champion, and somebody who is popularly known as Flicker Singh. आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हरियाणा थिंकर्स फोरम is a platform that brings together policy professionals, entrepreneurs, young politicians, and thought leaders together to understand what Haryana has been and what the future holds for this marvelous state. We regularly organize panel discussions, lectures, etc., and produce thought-provoking content for the betterment of the state. This takes inspiration from modern-day forefathers of this region, just like Professor Sher Singh, Chaudhry Chotu Ram, Chaudhry Ranbir Singh, Pandit Neki Ram Sharma, and many others. I'm also glad to share कि ये सेशन ऐसी घड़ी में हो रहा है जब पूरी दुनिया, ये देश और हमारा राज्य तैयारी कर रहा है ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स आर ओनली फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ, और उन्हीं सारी बातों को शेयर करने के लिए आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। अमित कादन जी से भी आपका परिचय करवाऊंगा, वो भी अपने स्पोर्ट के बारे में बताएंगे प्रॉब्ली सेशन के बाद। बट विदाउट फर्दर अडू मैं शुरू करना चाहता हूँ। ओलंपिक गेम्स जो अभी सामने हैं, टोक्यो में होने वाले हैं, जिसमें 200 से ज्यादा देश और 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। इन सभी बातों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका इतना खूबसूरत और लंबा हॉकी करियर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओलंपिक खेलों की आपकी सबसे बेहतरीन याद या कोई ऐसा अंश जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मैंने एक पार्ट वो भी कहीं पे पढ़ा था और वीडियो रिकॉर्ड पे भी है कि आपने ओलंपिक रिंग से टैटू करवा रखे हैं। यस 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 यस। तो आई टॉक अ बिट अबाउट इट। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, और हमारे साथ जुड़े सभी मेरे युवा साथी सभी को नमस्कार। ओलंपिक्स एक ऐसी गेम्स हैं, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसमें मैं खेलूं, पार्टिसिपेट करूं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ओलंपिक्स में जब खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर अच्छा परफॉर्म करे। जब अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके बाद खिलाड़ी के अंदर ये होता है कि मैं मेडल भी जीतूं। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन मैं जब पहली बार ओलंपिक्स खेला 2004 में, मेरी एज बड़ी मुश्किल से 18 साल की थी, बड़ी मुश्किल से। तो ये एक रिकॉर्ड भी है, मतलब हॉकी वर्ल्ड में इतनी कम एज का जब मैं ओलंपिक्स खेला, मैं सबसे कम एज का हूँ सो फार। अभी तक की जितनी भी ओलंपिक्स हुई हैं, इतनी कम एज का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में नहीं गया हॉकी में। तो उस समय टीन एज होती है 18 साल। तो टीन एज के अंदर आप ओलंपिक्स खेल रहे हैं और आपका माइंड सेट जो है वो गेम की तरफ है। और कई फनी चीजें भी थी माइंड में, कई डर भी था। इतनी बड़ी गेम्स हैं, कम एज में ओलंपिक्स में खेलना। तो उस चीज से जब बाहर निकलता है इंसान तो फिर पता चलता है कि यार वो टाइम मैं अगर ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेता, वो चीजें याद आज भी आती हैं। फनी बात मैं पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि उस समय हमारे जो डाइटिशियन होते थे, कोच होते थे, वो फॉरेनर्स होते थे। और हमारा ट्रेनिंग कैंप ओलंपिक्स जाने से पहले जर्मनी में लगा था। तो जब जर्मनी में हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा तो हमारे ऊपर डाइट का बड़ी स्ट्रिक्टली बताया जाता था कि आपको इतना प्रोटीन इनटेक करना है, और प्रोटीन सोर्स ऑफ जो प्रोटीन के हैं वो ये चीजें हैं। तो उस तरीके से हमें बताया जाता था। और इंडिया में 2004 में कोई भी सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं था। तो हमें यूएस से हमारे लिए सप्लीमेंट्स भी मंगवाए गए, ओलंपिक्स की तैयारी के लिए सब चल रहा था। तो जैसे ही हम ओलंपिक विलेज में गए तो वहां पर मैकडी जो है वो सामने बिल्कुल सामने मैकडी। और आप ये देखो कि जितने भी हमारे खिलाड़ी कि यार मैकडी आ गया तो अब खाना है।
तो वो फनी बात थी। जब आज उस चीज को याद करते हैं तो होता है कि यार एक आप सच्चे बिग इवेंट में जा रहे हैं और आपको डाइट का है, तो एक दो बार चीट मील भी की हमने, कई खिलाड़ियों ने चीट मील की, लेकिन वो समय अब याद आता है तो बड़ा फनी सा लगता है कि यार एक तरफ तो हमारी डाइट चल रही है और दूसरी तरफ हम लोग चीट मील के लिए कोच से और ट्रेनर से और हमारे डाइटिशियन से अलग होकर हम इसको खाने जा रहे हैं। तो वो बहुत फनी था। दूसरा एक इंस्पायर मैं खुद को किया, मतलब जो इंस्पायरिंग स्टोरी के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी चीजें जो थी वो मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बुरा वक्त भी देखा, इंजरीज का वक्त भी देखा, लेकिन 2004 के ओलंपिक्स में हमने जब पार्टिसिपेट किया उससे पहले एक ऐसा था कि जस्ट बिफोर अराउंड 9 days पहले मेरे, अभी हमारा एक सेशन था, आपके सेशन से पहले जितने भी हरियाणा के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी, उनके साथ एक हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो मैं उनके पास साथ भी ये बात शेयर की कि जस्ट 9 दिन पहले ओलंपिक से तो मेरे यहाँ पर कट लगा, इंजरी यहाँ पर। और ये हॉकी में ऐसी इंजरी होना बहुत रियर है, क्योंकि जर्मनी में हमारा ट्रेनिंग कैंप था, तो वहां पर फील्ड खत्म होते ही एक फेंस थी। वो फेंस इस तरीके की थी कि जब फील्ड खत्म हुआ, रनिंग में बहुत स्पीड में थे हम, एक बॉल के लिए भाग रहे थे, दो मैं और एक मेरा ओपोजिशन टीम का प्लेयर, और जैसे ही हुआ वो मेरे पीछे था, उसने पुश किया, मेरी स्पीड और बढ़ गई और फेंस में जाके लगा, और ये फेंस यहाँ लगी। ये सारा, अगर वीडियो में शायद ना देख पाए, ये पूरा का पूरा कट है, काफी डीप कट है। और 9 दिन के अंदर आप ऐसी सच्चे बिग इंजरी से रिकवर नहीं कर सकते। तो मैं पूरी की पूरी ओलंपिक्स, जो पहली ओलंपिक्स थी, विद स्टिचेस मैंने वो खेली। और ये भी नहीं है कि आप ऐसी चीज को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको हॉकी स्टिक होल्ड करना है। तो वो चीज मेरे, जब भी मेरे आंखों के सामने आती है वो, जब मैं इसको याद करता हूँ तो बहुत अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि छोटी मोटी इंजरी को जब आती है तो उस चीज को याद करता हूँ तो ये ऐसे ही निकल जाती है। क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं, अगर आप खुद एक बार कर लो तो उसके बाद छोटी मोटी इंजरी को तो आप बड़े इजीली निकल जाते हो। तो ये एक मोमेंट है मेरी ओलंपिक्स की जो मुझे हमेशा याद रहती है। और जहां भी मुझे खिलाड़ियों के साथ ये जर्नी का एक ये पार्ट जो शेयर करने का मौका मिलता है तो मैं जरूर करता हूँ। बहुत बढ़िया, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो जॉइनिंग अस, एंड आपके पास जो मंत्रालय है वो भी खेल और युवा यू चेक यूथ अफेयर्स, तो उनको इंस्पिरेशन देने के लिए बहुत अच्छी बात है। सर, एक ये ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स में वेंचर करना एंड देन होल्डिंग ऑन टू द मिनिस्ट्री, जो इतनी ज्यादा क्रिटिकल है और इम्पोर्टेंट भी है आज के सर्कमस्टांसेस को देख के, ये सफर कैसा रहा आपके नजर में? देखिए, स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स का जो सफर है बड़ा अलग है। क्योंकि जैसे एक सिक्के का एक हेड होता है, पहलू, और एक टेल होता है, तो उसी तरीके से है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठा हुआ था, जो मेरे स्पोर्ट्स के फ्रेंड सर्कल है, तो बात चल रही थी। तो वो कहते फिटनेस का टाइम मिलता है या नहीं, किस तरीके से आप मैनेज करते हो। तो उससे मैं बात कर रहा था कि जब हम खेलते थे तो हमारी पूरी बॉडी का वर्कआउट होता था, इवन माइंड से। क्योंकि कई गेम्स हैं जो पावर की हैं, लेकिन उसमें भी माइंड का इस्तेमाल होता है। जैसे हॉकी है, उसमें तो आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सोचना है कि सामने वाले को बॉल उनसे मतलब उसको ड्रिबल भी करना है, अपने खिलाड़ियों को देना है, और आपको उनसे बॉल बचानी भी है। तो इस तरीके काफी माइंड सेट होता है। लेकिन जो पॉलिटिक्स की जो जर्नी है, इसमें आपको सिर्फ माइंड से गेम खेलनी है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी को अपने माइंड के साथ ही पूरा, चाहे आपके एरिया के लोग हैं, चाहे अगर आप एज अ मिनिस्टर हो तो आपको जिस मंत्रालय को दिया गया है उसको आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। और सो फार 1.5 साल हो चुका है मुझे एज अ मिनिस्टर, और 1.5 साल के अंदर हमने हरियाणा में बहुत सी चीजें नई लाके खड़ी कर दी हैं। चाहे वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों के जो पार्टिसिपेशन की जो राशि है, उसका 5 लाख का जो चेक है वो पहले उनके अकाउंट्स में ऑलरेडी चला गया है कि तैयारी कर सकें। मेरा विजन ये था उसके अंदर कि
जब भी कोई एग्जाम होते हैं बच्चे के, छोटे बच्चे के, तो एग्जाम की तैयारी के लिए हम एक ट्यूटर के रूप में या ट्यूशन के रूप में उनकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में तैयारी के लिए कोचिंग तो होती है, लेकिन डाइट भी उसका पार्ट होता है। वो डाइट के लिए कुछ चीजें हैं, सरकार कर रही है, फेडरेशंस करती हैं, कुछ खिलाड़ी अपनी तरफ से करता है, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं, 90% ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जब वो बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनका सोर्स ऑफ डाइट, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बहुत लो चला जाता है। अगर वो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना घर बार बेचकर, उनके पेरेंट्स ने उनको खड़ा करते हैं, तो मुझे वो चीजें याद थी, तो इसलिए मैं चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि खिलाड़ी खेलने से पहले जो अपनी तैयारी कर रहा है वो अच्छे से करके जाए, जिससे कि और बेहतर करे और मेडल आने की जो चांस है वो और ज्यादा बढ़े। तो वो एक विजन लेकर मैं चला था। तो उसमें मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेरी पूरी कैबिनेट का, कि जिन्होंने इसको ओके किया, मोहर लगाई, जिससे कि हम खिलाड़ियों को पहले पैसा दे पा रहे हैं। और ऑलरेडी जितने ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं खिलाड़ी, जितने भी अभी तक सोफार अभी तक हैं, हम सबके अकाउंट्स में 5 लाख पर स्पोर्ट्स पर्सन दे चुके हैं। एक ये सबसे बड़ा मेरा एक विजन था। दूसरा विजन था कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, भीम अवार्ड, ये जो अवार्ड के जो खिलाड़ी हैं, इनको कहीं ना कहीं कसक रहती थी कि यार हमें सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए। वन टाइम पेमेंट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मिलनी चाहिए। अर्जुन अवार्ड की 5,000 रुपया के रूप में, 5,000 रुपीज ऑनर के रूप में हरियाणा गवर्नमेंट पहले दे रही थी। तो मेरा विजन था कि 5,000 का तो आजकल मोबाइल का बिल ही आ जाता है खिलाड़ियों का। अगर एक प्रोटीन का डिब्बा भी लेने जाए तो वो भी 5,000 से महंगा आता है जी। ठीक है। और वो एक महीना बड़ी मुश्किल से निकालता। अगर प्रो एथलीट है तो वो मुझे लगता है कि 25 दिन में डब्बा खाली हो जाता है। तो उस तरीके से मेरा विजन था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनको, अब खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं उनको अपना गांव से निकल के आते हैं, गांव से जब निकलते हैं तो शहर में जाते हैं, तो वहां पर अगर उनको घर रेंट पे लेना है, या अगर वो लोन के ऊपर घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, मेट्रो सिटी में जाते हैं जहाँ जॉब करते हैं, तो उसकी एटलीस्ट ईएमआई का कॉस्ट तो उस ऑनर के रूप में निकल जाए। तो मेरा विजन ये था कि एटलीस्ट उनको, अगर वो गाड़ी बाय करते हैं, घर पे कोई अपने लिए व्हीकल लेते हैं, तो उसकी ईएमआई निकल जाए, उसको कहीं ना किसी रूप में, चाहे वो अपने खेल की तैयारी के रूप में कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल कर सके। तो उसको सीधा ही हमने अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, और एक यूथ का अवार्ड है तेंजिंग नॉर्वे, ये अवार्ड्स के लिए और खेल रत्न अवार्ड के लिए हमने सीधा 20,000 रुपया कर दिया। सो बेसिकली अर्जुन अवार्ड को सिर्फ 5,000 मिलता था, बाकियों को इतना नहीं था, तो सीधा हमने जंप करके 5 से 20 कर दिया। ये पहला राज्य बन गया हमारा हरियाणा जो ऐसा काम कर रहा है। साथ ही में स्टेट अवार्ड के लिए किसी भी स्टेट में कुछ नहीं था, तो हमने स्टेट अवार्ड के लिए 5,000 रुपया उनके लिए भी कर दिया, जो हमारा हरियाणा का भीम अवार्ड है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जो कि ऐसे, मतलब जिन्होंने किसी ने 20 साल की उम्र में भी अवार्ड लिया उसको भी मिलेगा, किसी के पास 60 साल पे रिटायरमेंट होने के बाद भी उनके पास ये अवार्ड है तो उनको भी मिलेगा। तो थ्रू आउट लाइफ ये मिलेगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। और पॉलिसी जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आई है उसमें कुछ चेंजिंग हमने इस तरीके की है जिससे कि सभी को फायदा हो सके। सबसे बड़ा क्या है कि अगर हम पुराने टाइम में बात करें, 90s में अगर कोई मेडल लेके आ रहा है, रेलवे में जॉब कर रहा है, रेलवे छोड़कर आजकल ऑयल, एयर इंडिया या बीपीसीएल ऐसी नौकरियों में वो अप्लाई करता है, उसको मिल जाती है बिकॉज ऑफ उसका मेडल है। लेकिन उसको भी छोड़कर वो चाहता है कि चलो अब मैं अपने घर पे रहूं, अपने घर के पास रहूं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई करता है, तो वहां पे भी उसको मिल जाती है क्योंकि उसके पास मेडल है। लेकिन जो यंगस्टर्स है उसकी एक नहीं, दो नहीं, कई बार 3 सीट भी वो खराब करते हैं एक के बाद एक। जहां से वो छोड़ते हैं वो एक जाती है, जहां पर ज्वाइन करते हैं एक वो जाती है, तो इस तरीके से वो सीट खराब होती है और यंगस्टर्स को जॉब के लिए ज्यादा दौड़ लगानी पड़ती है। तो मेरा विजन ये था कि हम एक पीरियड नोट कर दें कि मेडल लेने के बाद आप उस मेडल के ऊपर आपको उसका बेनिफिट 10 साल का अंदर ही मिले, जिससे कि वो आप एक अच्छी जॉब अप्लाई करें, आपको अच्छी जॉब मिले, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं आप एक मेडल के बाद उसके बेनिफिट एज अ जॉब के रूप में लेने के लिए।
उसके साथ ही हमने पॉलिसी में क्या है कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे को भी पता है जब आप खेलते हो तो वहां पर आपको होता है कि हम ट्रेनिंग करें। सिर्फ ट्रेनिंग के साथ जितने भी टाइमिंग है, चाहे वो खिलाड़ियों का खेलने का है या फिर खिलाड़ियों का ट्रेनिंग करने के बाद आपका जो फ्री पीरियड है उसमें भी आप अपने आप को रिकवर करते हैं, तो आप जॉब और ऑफिस में ज्यादा जाने के इच्छुक नहीं होते जब आप रेगुलर स्पोर्ट्स कर भी रहे हैं। तो इसके साथ साथ मेरा विजन ये था कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ ही टच रखें। जब तक वो गेम कर रहे हैं उनको हम रेगुलर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो करें, लेकिन उसके बाद भी वो स्पोर्ट्स के साथ टच में रहें, जिससे कि वो अपना जो जिस चीज के वो मास्टर हैं, बेसिकली मैं देसी भाषा में कहूंगा, जिस जिस चीज में उन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिस चीज में उन्होंने एक मास्टरी कर रखी है, वो मास्टरी यंगस्टर बच्चों को दे पाए, एक उस विजन से हमने किया है। क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको आप ट्रैक सूट में, जर्सी में आप सुबह से शाम तक खड़े करोगे, उनको थकावट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि आपको ब्लेजर या सूट में आपको सुबह से लेके शाम तक चाहे 9 to 5 जॉब करनी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आता है कि यार मैं मतलब कि रिलैक्स सा फील नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीज का विजन लेते हुए, जिससे कि हमारे नए यंगस्टर्स, ग्रास रूट के जो बच्चे हैं, उनको भी फायदा हो उनका, और क्लिनिक्स के रूप में उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको आगे जो उनके मेंटोर हैं, जो खिलाड़ियों के, जो जिनको खिलाड़ी उनका आइडियल मानते हैं, तो उनके रूप से उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि अच्छा खिलाड़ी और बेहतर हो। ऐसे और भी कई छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स हमने पिछले 1.5 साल के अंदर की हैं। और पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, ऐसे स्टेट जो हमारे साथ लगते हैं, इनके खिलाड़ी भी डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि काश हम भी हरियाणा के होते। बहुत बढ़िया। सो दिस एसेंशियली ये हुआ इसी वजह से है क्योंकि आपका पास एक बढ़िया स्पोर्ट्स में एक एक्सपीरियंस था जो आप ट्रांसलेट कर पाए अपने पॉलिटिकल लाइफ के अंदर और अपने काम में। बिकॉज आपने टोक्यो ओलंपिक्स की भी बात की थी, उस संदर्भ में हरियाणा की तैयारी कैसी है? सरकार ने ऐसे कौन से नए प्रावधान किए होंगे और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन पे हम सबकी नजर होनी चाहिए? देखिए, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, मेरे हिसाब से हर एक खिलाड़ी जो है वो जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आइकॉन है या इसके ऊपर नजरें रखें। कभी कभी अंडरडॉग्स भी जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और मेडल लेके आ जाते हैं। कनन मलेश्वरी जी थी 2000 में, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेडल लेकर आए। हमारी हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक, उसको किसी ने मतलब नजर कहीं और थी लोगों की कि स्पोर्ट्स मीडिया, हमारे सारे स्पोर्ट्स लवर, उनकी भी शायद किसी और खिलाड़ी का मेडल आएगा, शायद किसी और खिलाड़ी का मेडल आएगा। लेकिन कभी कभी खिलाड़ियों का दिन भी होता है और उनकी मेहनत की होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो खिलाड़ी जिसके ऊपर लोगों की नजर कम होती है वो ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर जाता है, और जिसके ऊपर ज्यादा नजर होती है कभी कभी वो अंडर प्रेशर भी परफॉर्म करता है। तो काफी चीजें कॉम्बिनेशन होती है। आज सुबह जब मैंने ये सेशन लिया खिलाड़ियों के साथ, तो मैंने उनको यही कहा कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उससे दूर रहो, क्योंकि जब विलेज में जाते हैं तो अदर कंट्रीज के प्लेयर मिलते हैं जिनको आप कभी कभी सोशल मीडिया के ऊपर या टीवीज के ऊपर देखते हैं, और आपको वहां पर हर चीजें जो नई रूप में मिलेंगी, कईयों की पहली ओलंपिक्स होगी, एक्साइटमेंट होगी, कईयों के अंदर ये होगा कि दूसरी या तीसरी ओलंपिक्स होगी कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो वो मिक्स मैच मत करना, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखो, रिकवरी पॉइंट से, डाइट पॉइंट से खाना का आपका चेंज होता है, क्योंकि वो आजकल तो डाइट सारा कुछ, क्योंकि एशियन फूड भी रहेगा, हर चीज रहता है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि डिस्ट्रैक्शन जो है मेन खिलाड़ी को तंग करती है। आपकी जो माइंड सेट है, आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, क्योंकि आप देखें एक घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी में जो आगे का जो घोड़ा होता है उसके साथ में वो ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं। वो ब्लिंकर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि उसको साइडों से डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो अपने रास्ते की तरफ चले। तो ये ओलंपिक्स भी सिमिलर उसी तरह की है कि खिलाड़ियों को अपने ब्लिंकर्स अपने गेम की तरफ रखने हैं और फोकस उधर रखना है, ये मेन मोटिव है। क्योंकि मेहनत हर खिलाड़ी ने की होती है, हार्ड वर्क करके ही ओलंपिक्स में जाते हैं। एक ऐसा पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ी गेम्स है हमारी ओलंपिक्स, तो वहां पर जाना आसान नहीं है, पार्टिसिपेट करना आसान नहीं है।
अब इनके ऊपर यही है कि हम भारतीय जो भी हमारे आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको प्रेशर ना करके उनको सपोर्ट करें और फ्रीली कहें कि आप परफॉर्म करो, रिजल्ट जो है वो अपने आप अच्छा होगा। वंडरफुल सर, मतलब आप भी बातों बातों में, बिकॉज यूर अ स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे लेसन्स या नजेस आप यूथ को दे देते हैं, जिससे रिलेटेड यही क्वेश्चन था, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत युवाओं के पास भी जाएगा, स्टूडेंट्स के पास जाएगा, हमारे पास हिसार, रेवाड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगहों से युवा जुड़ा रहता है। तो युवाओं के लिए, बिकॉज यू ऑल्सो होल्ड द सेम मिनिस्ट्री इन द हरियाणा गवर्नमेंट, के युवाओं के लिए आप की नज़र में युवा कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है, या उसके लिए क्या सजेशंस होने चाहिए ताकि वो अपने आप को सही मार्ग पे लगा सकें, और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स का क्या महत्व है उनकी लाइफ के अंदर, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों या पढ़ाई में ध्यान हो उनका, या नौकरी करना चाहें। देखिए, मैं सबसे पहले यूथ को दो चीजों के अंदर मैं, क्योंकि हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं इनके माध्यम से बाकी भी इनके फ्रेंड सर्कल में जितने भी यूथ के यूथ मतलब यंगस्टर्स होंगे, नॉट इवन स्पोर्ट्स पर्सन और नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, सबसे पहला है कि दो चीजों के ऊपर हमें ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। एक है कि जो यंग एज है, 8 स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज लाइफ तक में जो एक पीरियड है, ये 5-6 साल का, मतलब आप देख लो 9th 10th 11th और 12th, ये 4 साल, और ग्रेजुएशन के 3 साल, सो 7 साल टोटली। ये जो हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं अपने आप को नशे से दूर रखने के लिए। ये जो एज है 7 साल की, इसमें हमने बच्चों को रास्ता सही दिखाना है। रास्ता कैसे होगा? देखिए, कोविड हुआ, कोविड चल भी रहा है, सेकेंड वेव भी आई, अब रूमर्स हैं कि शायद थर्ड वेव भी आए दोबारा। लेकिन कोविड फर्स्ट जब लॉकडाउन हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट्स ने अपने घर में, चाहे वो बहन के रूप में या माता के रूप में, या जो शादीशुदा उनकी वाइफ के रूप में, किसी के रूप में, उन्होंने हर वो चीज बनाई जो बाहर मार्केट में मिलती, जंक फूड जिसको हम कहते हैं। तो आप ये देखिए कि उसमें बच्चों को हर वो स्वाद मिला, घर पे रहकर मिला। अगर उस समय हम बना सकते हैं तो क्यों नहीं हम बच्चों को जंक फूड से दूर रखें। जंक फूड से आपका मेंटल टफनेस जो है वो लूज होती है। आपके जंक फूड से आपकी जो फोकस जो है आपका स्टडी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना किताबी कीड़ा, उस तरीके के हैं, लेकिन उनकी खुद की है कि वो कई ऐसे केसेस सामने देखने को मिले हैं जो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका माइंड फोकस्ड रहे। हम योगा, जो एक अपने बॉडी को और माइंड को कंट्रोल करती है, उस चीज के माध्यम से हम बहुत अच्छा अपने आप को बाहर लेके आ सकते हैं। यूथ अगर ड्रग्स से, नशे से और जंक फूड से, ये दो चीजों से सही कर ले, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी हद तक वो आगे बढ़ सकता है। अब रही बात गोल की, गोल कैसे अचीव करना होता है। गोल अचीव करने की भी कई तरीके हैं। मैं जहां तक मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, मैं बहुत अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो ये है कि गोल जो है वो मेन गोल लाइफ का होता है कि मुझे यार इस मुकाम पर पहुंचना है। फॉर एग्जांपल, मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे मतलब स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। मुझे उस जो ये गोल है वो एक गोल है आपका, लेकिन उस गोल को पहुंचने के लिए बहुत छोटे 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 गोल बनाने पड़ते हैं। कुछ गोल डेली के होते हैं, फॉर एग्जांपल डेली का कि मुझे हर दिन अपने आप को इतने घंटे पढ़ना है, उसके बाद मुझे फिटनेस करनी है, तो ये छोटे छोटे गोल हैं। वीकली गोल है कि मुझे अपने अगर वो बॉडी को फिट करना है, या मुझे इतने घंटे पढ़कर मुझे ये अचीव करना है एक वीक में, तो वीकली गोल हो गए, मंथली गोल हो गए, ईयरली गोल हो गए। एक साल में मुझे ये स्टेप को क्लियर करना है, तो वो ईयरली गोल, मंथली गोल, उसके बाद आपका जो हर साल के बाद जो अगला गोल है, क्योंकि गोल अचीव करने के बाद हमारे इंडियंस का क्या है कि यूथ का अचीव करने के बाद हम लोग हमेशा दिशाहीन हो जाते हैं।
एक गोल अचीव कर लेते हैं, सेकंड गोल हमारा इमीडिएटली बनना चाहिए, थर्ड गोल इमीडिएटली बनना चाहिए, फोर्थ गोल इमीडिएटली बनना चाहिए। और अगर ए बी सी डी अगर हम प्लान लेके नहीं चलेंगे, अगर ए पे ही हम रहेंगे, अगर उसको हम अचीव नहीं कर पाए, हमें बी और सी को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारे अभी तो बहुत कम हो गए, नहीं तो पहले आप देखें तो मतलब ये कोविड में हमारी वो चीजें सामने नहीं आ रही, नहीं तो सुसाइड केस सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लान ए की तरफ ध्यान देते थे। अगर हम प्लान ए में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हमें प्लान बी, प्लान सी हमेशा रेडी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक चीज के ऊपर निर्भर रहेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसे यूथ को मोटिवेट करना पड़ेगा। हरियाणा में हम लोग अभी यूथ क्लब्स बना रहे हैं। यूथ क्लब्स हमारे लगभग 5,000 से ऊपर बन चुके हैं। हमारा मेन फोकस यह है कि उन यूथ क्लबों में हम कल्चरल, अभी रिसेंटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्चर, ये जो रिक्रिएशंस गेम होती हैं जिसमें पैराग्लाइड और ये सब पैरा की मतलब जो चाहे जंप की हों, वाटर स्पोर्ट हों, जो रिक्रिएशंस गेम जिसको हम कह सकते हैं, उसका एक उद्घाटन किया है मोरनी साइड में। और वहां पर अनलकीली सैडली हमारे मिल्खा सिंह जी नहीं रहे, तो उनके नाम से सीएम साहब ने फ्लाइंग मिल्खा क्लब के रूप में एक वहाँ क्लब बनाने की घोषणा की है। और ये हमारा पहला स्टेट है कि जो मिल्खा सिंह जी को एक बड़े सम्मान के रूप में एक क्लब बनाएंगे, जिससे कि वहाँ के लोकल और जो वो गेम या वो टूरिस्ट आते हैं वहां पर, तो उनके लिए एक प्राउडली हुआ कि एक ऐसे महान खिलाड़ी के नाम से ये क्लब है और वो क्लब वहां पर वो सुविधा पर दे रहा है। तो इसके रूप में ऐसी चीजें जो यूथ के लिए कल्चरल, हम कई कंपटीशन करवाते हैं। और उसमें अभी एक मेरी पिछले महीने मीटिंग हुई जिसमें हमें हर कला को हमें आगे लेकर आना है। कला, कभी कभी हमें कला बहुत यंग एज में दिख जाती है, कभी कभी पूरी लाइफ निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर वो कला क्या है। वो दोनों चीजों का, चाहे वो यंगस्टर्स हों जिसको पता चल जाए कि ये मेरे अंदर कला है, उसको भी हमें तराशना है और बड़ा लेके जाना है। जिसको नहीं पता कि हमारे अंदर क्या कला है, हमें वो कला खोजनी है, क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज बना के भेजी है इंसान को, जिसमें हमें हर इंसान के अंदर, आपको, मेरे को, या जो हम सब बैठे हुए हैं आज इस कॉन्फ्रेंस में, हमारे अंदर हर किसी के अंदर एक ऐसी कला है जो हमें दूसरे से अलग करती है। बात सिर्फ यही है कि हमें उस कला को खोजना है और खोज कर उसके ऊपर जी जान लगा के मेहनत करनी है। मेहनत आप करो, भगवान आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं इस चीज का एक गारंटी लेता हूँ कि अगर आप अच्छे सच्चे मन से और अच्छे बिना शॉर्टकट के मेहनत करोगे, आपको उसका जिंदगी में हमेशा रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। बातों बातों के अंदर ही ना, ये मतलब आपका तजुर्बा ये है कि बातों बातों में आप बड़े सारे लेसन्स दे जाते हैं। नहीं ये स्पोर्ट्स, एक वो कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या एक पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे हैं, मिनिस्टर की तरह बोल रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। बट इट्स वंडरफुल सर। आपने 2 Ds की बात की है, ड्रग्स और डिप्रेशन, दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस है यूथ के लिए भी। मैं एक और चीज कि क्या आर वी प्लानिंग समथिंग टू डू कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज या जो हरियाणा का यूथ है वो कैसे अपने आप को एंगेज रखे टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान? कोई ऐसा प्रोग्राम इजाद हुआ है? अगर वी आर प्लानिंग कि जितने भी स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उसके माध्यम से भी, और साथ ही हम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे, मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल से, और आजकल कू ऐप चली है, तो उसके माध्यम से हम लोग लोगों को बताएंगे कि आज हमारे इंडियंस जो हैं वो इतने इंडियन टाइम के ऊपर परफॉर्म करेंगे, आप जरूर उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम डेफिनेटली वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से हम दुआ करके, विश करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि जितने हमारे स्पोर्ट्स लवर्स हैं, क्योंकि मैं खुद 2 ओलंपिक्स खेल चुका हूँ, और मुझे पता है कि जब हम वहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ नहीं होता कि कौन हमें देख रहा कौन नहीं, लेकिन जब खेलने के बाद जब लोगों के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार उस समय पर, उस साल में मैंने उस समय तेरे को टीवी पे देखा था। तो जब आप देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हमें, ठीक है, हम क्रिकेट प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिकेट प्लेयर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेहनत तो बाकी खिलाड़ी भी करते हैं। तो मुझे हमेशा बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा रहता है कि इक्वल रहना चाहिए।
ठीक है, उनकी गेम को लोग पसंद करते हैं, हर बॉल रिप्ले होती है, आप काम करते करते उस गेम को देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो कुछ मिनटों में ही रिजल्ट लेके आ जाती हैं, तो सारा दिन बैठना नहीं पड़ता, तो उसके लिए आपको एक्साइटमेंट के साथ बैठना है और वो गेम्स देखनी है। इस तरीके से हमें लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स देखेंगे तो डेफिनेटली हम भी, हमारे आने वाली जनरेशन भी फिटनेस की तरफ ध्यान देगी, क्योंकि डिप्रेशन जो है आज की डेट में, इतना डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपको देखने में तो आप सही लगोगे, लेकिन अंदर से आप एक रूप में पेशेंट हैं, और आप काम के लिए, किसी भी चीज के लिए आप ठीक रूप से सही नहीं है। तो वो चीजें जो हैं आपको हमेशा एंगेज रखनी है। मेरे एक डॉक्टर थे, जब मेरे को इंजरी हुई तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि हम डॉक्टर होने के बावजूद भी हम किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं, सिर्फ एक ही रीजन से कि हमारा सुबह से लेके शाम तक इतना काम होता है, डिप्रेशन होता है, लोगों की बीमारियां, जो पेशेंट आते हैं अलग अलग रूप में, उनको ठीक करना। उसके बाद जब हम शाम को एक स्पोर्ट्स का कोई भी मैच देख लें या खुद को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लें, तो वो हमारा डिप्रेशन दूर हो जाता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है वो दूर हो जाता है। इसी तरीके से हमें लोगों को एंगेज करना है। एक अच्छा माध्यम बना है हमारा ओलंपिक्स आई है, अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, एशियन गेम्स भी है, कुछ गेम्स के वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। तो उसके साथ हम आज एंगेज करेंगे तो उनके अंदर क्रेज रहेगा कि हमें ये गेम्स में ये खिलाड़ी है, इसको सपोर्ट करना। तो बाय नेम जब भारतीय जो हमारे लोग हैं, जब बाय नेम्स खिलाड़ियों को जानने लग जाएंगे, तब हम कामयाब होंगे। हमें वहां तक जोर लगाना है कि जैसे सचिन तेंदुलकर को, ध्यानचंद को जानते हैं, मिल्खा सिंह जी को जानते थे, तो वैसे ही बाकी के गेम्स जो खिलाड़ी हैं उनको भी जानने लगे लोग। तभी हमारा जो ये आज हम बैठे हैं, तो हम मकसद कामयाब हो पाएंगे, लोगों को एंगेज कर पाएंगे। ऑन अ लाइटर नोट सर, इसी वजह से आपके साथ हैं, आपको भी इसी वजह से सभी लोग जानते हैं संदीप सिंह सुरमा। एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जी आपने। एक तो और युवाओं के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, यंग जनरेशन के लिए भी है कि लाइफ में आप अपनी एक कहानी बना रहे हैं। इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपना काम करते रहिए और अपने काम में शिद्दत से लगे रहिए। इन टाइम भगवान ने चाहा तो रिजल्ट जरूर मिलता है। यू आर अ लाइव एग्जाम्पल। विद दैट एंड मैं आपको और समय नहीं लेना चाहूँगा। टोक्यो ओलंपिक्स की बहुत सारी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, सो आई विल कीप यू एट इट एंड थैंक यू वेरी मच। I थैंक यू सो मच। thank you on the behalf of all the participants, Haryana Thinkers Forum and Rath Foundation. Wish you good luck. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक